मैं अशोक सिरोही सैदपुर बुलंदशहर से हूँ और मैं अपने भारत के सभी किसानों से आपके माध्यम से एक अपील करना चाहता हूँ, एक बात ये कहना चाहता हूँ कि ये जो 3 बिल हैं, ये जो 3 काले कानून हैं, इनको बारीकी से आप समझ लें ये क्या है। सबसे पहला जो बिल है, सबसे पहला बिल है आवश्यक वस्तु अधिनियम। आवश्यक वस्तु अधिनियम में क्या आता है भाइयों, ये जो मतलब हमारी डेली दैनिक जरूरत की जो आवश्यकता की जो चीजें होती है ना, ये आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत आती हैं। इसे आप शॉर्ट में रोटी कपड़ा और मकान कह सकते हैं। तो रोटी कपड़ा मकान का अगर कोई भी भंडारण कर लेगा, 1958 में क्या पाया गया, देश को आजाद होने के बाद में जो व्यापारी लोबी थी, व्यापारी लोबी ने इसे अपना जो किसानों की जब फसल उठती थी तो जब तो बहुत मंदे भाव में बिकती थी और उसका जब भंडारण करके दुगने तिगने भाव में बाद में कुछ दिन बाद वो दुगने तिगने भाव हो जाते थे। किसानों की समस्या बड़ी बढ़ती चली गई। किसान कहे जब हमारा माल बिकता है, जब तो बिकता आधे पौने में, और बाद में हमारे ही भाई मतलब हमारे ही बेटे, हमारे ही लोग या हमारे ही मजदूर भाई मतलब वो जो सब्जी दुगने तिगने रेटों में खरीदते हैं। तो इतना भाव ये कैसे होता है। खैर इसमें वर्तमान सरकार ने भी ध्यान दिया और एक कानून लेकर आए आवश्यक वस्तु अधिनियम। उसमें ये नियम बना के भंडारण चाहे किसान करे और चाहे कोई व्यापारी करे, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। ये नियम बन गया, ठीक है जी, चलो सही है। अब क्या होता है, उसके बाद में कुछ आराम मिला, लेकिन चलो वो भंडारण कुछ चलता रहा। अब उसी कानून को मोदी जी दोबारा लेके आ रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई भी कारपोरेट लॉबी भंडारण कर सकती है। अब भाई एक बात बताओ, अगर भंडारण होगा तो कालाबाजारी होगी नहीं होगी? मैं सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर भंडारण करा गया तो क्या कालाबाजारी नहीं होगी? बहुत ज्यादा कालाबाजारी होगी। अच्छा, जब कालाबाजारी होगी उसमें पिसेगा कौन? हमारे ही मजदूर भाई, हमारे ही किसान भाई। भाई यहाँ खरीदारी के लिए पाकिस्तान से कोई आएगा, बांग्लादेश से कोई आएगा? मतलब आप ये सोच के देखो, कोई विदेशी तो आएगा नहीं, हम ही लोग खरीदने वाले। हमारे ही माल का भंडारण करके हमें ही दुगने तिगने रेटों पर बेचा जाएगा। तो अगर भंडारण कारपोरेट के हाथ में चला गया तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा, हम सब कैसे बर्बाद हो जाएंगे। अब मोदी जी इसमें लॉजिक देते हैं कि हम भंडारण की कोई उन्हें छूट थोड़ी दे रहे हैं, अगर तुम्हारे बस की तुम भी कर लो। वो कहते हैं कि इस भंडारण को आप सब किसान भाई भी कर सकते हैं। अगर किसानों के बस की भंडारण करना होता, सोच के देखें आप, अगर किसान भंडारण कर लेते तो भाई एक बात बताओ, किसान की इतनी बुरी दुर्दशा होती है? किसान के बारे में तुमने आज तक सोचा है? किसान की आय बढ़ी है आज तक, आजादी के बाद में किसान की आय बढ़ी है मात्र 21%, 21 गुना किसान की आय बढ़ी है 21 गुना, और जो है इनकी बढ़ी है 200 गुना, 210 गुना। जो प्राइमरी स्कूल है, जो प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं उनकी 220 गुना, 230 गुना, किसी की 190 गुना, किसी की 185 गुना। और दिल्ली पुलिस की सबसे कम आय बढ़ी है, मतलब जो इनकम बढ़ी है दिल्ली पुलिस की सबसे कम बढ़ी है। तो इन्होंने दिल्ली पुलिस के साथ भी अभी मतलब 6 साल पहले राजनाथ सिंह ने एक कमिटमेंट करा था कि 15, 25, 30 यानी कि जिसकी 15 साल की नौकरी हो जाएगी तो उसे प्रमोशन देंगे हम, जिसकी 25 साल की हो जाएगी उसे ही प्रमोशन देंगे, और जिसकी 30 साल की हो जाएगी उसे प्रमोशन देंगे, और उसे वेतन भत्ता बढ़ा के देंगे। लेकिन उससे मुकर गई। दूसरी बात यह है, दिल्ली पुलिस भी केंद्र सरकार के अंडर में है और चंडीगढ़ की पुलिस भी केंद्र सरकार के अंदर में है, लेकिन चंडीगढ़ वालों को तो मिलता है प्राइमरी स्कूल का भत्ता, मतलब वेतनमान जो मिलता है प्राइमरी स्कूल के टीचर का। यानी कि किस प्रकार से तैयारी है आपके आंदोलन को तेज करने की? आगे की क्या तैयारी है आंदोलन को तेज करने की? आगे हमने अपने सोशल वॉलंटियर आप इस पे बोले, इनको क्लियर कर दूं। मैं ये चाह रहा हूं कि हमारे किसान भाइयों तक ये क्लियर हो। मैं दूसरे कानून पहुंच रहा हूं, ठीक है? दूसरा कानून ये है, एक कानून क्लियर हो गया, वो कानून गलत है भाई, सही है जो मैंने बताया पहला कानून, ये सही है गलत है? काला कानून है नहीं है। मोदी जी का कहना है कि किसानों की आय दोगुना करने के लिए कानून बनाए गए हैं। मैं कह रहा हूँ दूसरे कानून पर आ जाओ, दूसरे कानून में तुम्हें पता लग जाए कैसे आय दुगनी होगी। मैं भी कहता हूँ, मोदी जी ये नहीं कह रहे, मैं भी कह रहा हूँ, दुगनी तिगनी आय हो जाएगी। आज की डेट में जो हमारा जमीन का जो हम लगान पे लेते हैं, पोते पे लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे लेते हैं, अभी जो हमारे भारत में चल रहा है वो 2000-3000 रुपए बीघे का रेट है। अच्छा, जो कारपोरेट जो दे रहा है, कारपोरेट दे रहा है 5000, 6000, 7000, 10000, तो अभी दुगनी तिगनी तो कर ही दे रहे हैं। लेकिन उसमें क्या कर रहे हैं, ये पहले कानून जो 2-4 साल बड़ा मजेदार दिखाई देगा, सबको लगेगा बड़ा फायदा, लेकिन जिस वक्त 80% जमीन कब्जे में आ जाएंगी, भारत के किसानों की 80% जमीनें जब कब्जा ली जाएंगी, तो उसके बाद में पूरे भारत का ये कबूतर बना देंगे, क्योंकि भंडारण इनके हाथ में चला गया, उधर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इनकी हो गई। मोदी जी का कहना सबका साथ सबका विकास।
हाँ तो सबका साथ उन्हीं का विकास होगा ना, हम कहाँ रहेंगे साथ? हम तो फिर मजदूर बन गए हम। तो आप भी आगे सर। हाँ सब में हम कहा किस तरीके से आगे आप बताइए, आप भी बुद्धिजीवी वर्ग है या मोदी जी मुझे सामने मेरे सामने आके मोदी जी मुझे बता दें कि किस प्रकार से सबका विकास कैसे हो जाएगा? मोदी जी कह रहे हैं एक फोन कॉल की दे रहे हैं बस। ऐसा है, एक बात हो सकती है, वो जो कारपोरेट जगत है ना, जिस प्रकार से जिस लॉबी के लिए वो काम कर रहे हैं, जैसे जब ये आया था टेलीफोनिंग का जब मसला चला था, मोबाइल फोन जब आए थे तो कम से कम 170 कंपनी भारत में थी। आज घूमते घूमते क्या कंपनी रहेगी भारत में? भारत में रहेगी 3 कंपनी, एक तो वीआई और एक तुम्हारा एयरटेल और एक रहेगा जियो। तो ऐसे ही क्या है, जब ये अभी जब शुरुआत होगी तो शुरुआत में लाखों लोग लेंगे ठेके पे। उनको किस तरीके से आगे तैयार, लास्ट में मैं बता रहा हूँ आपको, वही बता रहा हूँ, मोदी जी की बात बता रहा हूँ, सबका साथ सबका विकास पर बात कर रहा हूँ इस समय। तो सबका साथ सबका विकास इस प्रकार से होगा कि वो जो 1 या 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, लास्ट में सारी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसी एक 2 व्यक्ति के हाथ में चली जाएगी। ठीक है, तो सबका साथ सबका विकास हो, जो नीचे रह गए भाई करोड़ों 755 करोड़ की जनसंख्या में पूरे धरती की जनसंख्या 755 करोड़ है। तो 755 करोड़ में अगर 4 लोग निकाल दिया क्या फर्क पड़ रहा? तो वो 4 लोग तो हो जाएंगे अलग, तो मोदी जी तो हो जाएंगे उनके साथ खड़े, बाकी सबका विकास हो गया, यानी कि सब गड्ढे में गिर गए, सब बर्बाद हो गए। तो दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट है ये इतना खतरनाक है कि आय दुगनी तो दिखाएगा लेकिन आने वाले कुछ समय बर्बाद हो जाएगा। इसमें मेरी एक बात और है, अगर आप इसे मतलब समझने की आप भी कोशिश करें, आजकल सैटेलाइट कैमरे होते हैं, एक्सरे कैमरे होते हैं, जिस तरीके से तुम्हारे शरीर का एक्सरे करके मैं ये बता सकता हूँ कहाँ तुम्हारे शरीर में फोड़े फुंसी हैं, उसी प्रकार से धरती में कहाँ खनिज पदार्थ है, कहाँ प्राकृतिक संपदाएं हैं, कहाँ इसके अंदर तेल है, कहाँ इसके अंदर क्या क्या चीज छुपी है, ये बातें पता लग जाती हैं। अच्छा, ये जो भारत पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आ रही है ना, और धरती को जो छीना जा रहा है, उसका मकसद ये नहीं है जो दिखाई दे रहा है, दिखाई ये कबूतर की तरह, कबूतर को दाना गिरते ना उस तरीके से हमें फांसा जा रहा है। लास्ट में ये होगा कि खनिज निकाले जाएंगे सारे, धरती को खोखला करा जाएगा, देश को बर्बाद करा जाएगा, ये इसकी तरक्की होगी लास्ट। इस देश इसी प्रकार से बिकते। 1 मिनट, तीसरा जो कानून है, तीसरा है एमएसपी। एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। हम मोदी से क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि लागू रहेगा, ये तो कौन कैसे लागू रहने की बात कर रहे हैं, तो लागू नहीं रहेगा? मंडी भी खत्म कर रहे हैं भाई, उसमें तो मंडी भी खत्म कर रहे हैं। क्या करें, कहना है मंडी भी लागू रहेंगी और ऐसा वो कुछ मिटाएंगे नहीं, बुलडोजर से मंडी नहीं गिराई जाएंगी। उनके प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं है? उनके कहने से कोई बच्चे थोड़ी चलती है, वो हमें लिख के दे, यही से लागू कर देना सीधा सीधा, एक तरीके से कानून बना दे, राइट, कानून बना दे तो हम बिल्कुल सही है भाई। स्वामीनाथन की रिपोर्ट के आधार पे वो हम ये भी नहीं कह रहे। एक मजे की बात और सुनो, हमारा कोई किसान ऐसा नहीं है बेचारा पढ़ा लिखा। जब मोदी जी आए थे अपने चुनावी भाषण में कह रहे थे कि पहली कैबिनेट में स्वामीनाथन जो रिपोर्ट है वो लागू कर दूंगा, एक तरीके से उन्हें ये जो 3 काले कानून लेके आए वो लेके इसलिए आए, उन्हें ये रिलाना है, स्वामीनाथन रिपोर्ट को रिलाना है। स्वामीनाथन रिपोर्ट हमने नहीं बनाई, वो उन्हीं के विशेषज्ञों ने बनाई, सरकार के विशेषज्ञों ने बनाई, पढ़े लिखे लोगों ने बनाई, समझदार लोगों ने बनाई। अब बताओ उसे भी तुम इम्प्लीमेंट नहीं करोगे हैं तो क्या करोगे? हमारी कहाँ चल रही है? मैं यही तो, कानून जब बनाए जा रहे थे आपसे कोई पूछा गया था, कोई सर्वे करवाया गया? कोई सर्वे किसी प्रकार का नहीं हुआ, किसी से नहीं पूछा। पूरी दुनिया में अगर पूरे हिंदुस्तान में कोई भी नहीं कहता कि हमारे यहाँ किसी प्रकार का लॉकडाउन में कानून बना के किस लिए इम्प्लीमेंट करा गया। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर की चाल हो सकती है, लॉकडाउन का लगना है पूरी दुनिया में। ये जो कुछ लोग, एक लॉबी ऐसी भी है जो पूरे विश्व पे कब्जा करना चाहती है, ये उसी लॉबी का काम है। और वही लॉबी ये तीनों कानून वही इम्प्लीमेंट कराना चाहती है। अब उसमें एमएसपी पे क्या कहते हैं, मंडी खत्म कर रहे हैं, क्या कहते हैं भैया तुम भी कहीं बेचो। अब एक बात बताओ, आंदोलन किस प्रकार से तेज करने वाले आप ये बताएं हमें। भाई साहब, हमने 719 जिले हैं भारत के अंदर और हमने यूथ में 719 ऐसे लोगों को तैयार किया है, मतलब है तो हजारों की संख्या में, लेकिन 719 कहूँगा मैं, 719 ऐसे लोगों को तैयार किया है जो भारत के कोने कोने में हर जिले के अंदर जाके जन जागृति अभियान फैलाएं, इस काले कानूनों की वास्तविकता को सामने रखें और वहाँ से 5-5 आदमी एक गाँव से, यहाँ पे जो गाँव हैं 6,64,435 गाँव हैं पूरे भारत के अंदर, तो उनमें क्या है, गांव-गांव से 5 आदमी जाएं, 5 आदमी केवल, एक गांव से 5 आदमी पंच बन के जाएं और वो जाके जो वहाँ का वो है संसद, वहाँ के सांसद से जाके कहें कि भाई एक बात सुनो, बेशक नेताजी तुम कुछ भी सही, लेकिन तुम हो तो किसान के बेटे। मैं ये लिख के देता हूँ, पूरे भारत में एक भी सांसद तो उन्होंने नहीं बनवाया है, पूरे भारत में एक भी सांसद ऐसा नहीं है जिसके खेती ना होती हो, किसान ना हो, वो उन्होंने बनवाया। वो बेचारे दिग्भ्रमित है, क्यों? उनका मोदी जी पे एहसान बहुत है, वो जिंदगी में कभी एमपी एमएलए कुछ नहीं बनते हुए, वो मोदी जी के बैनर तले हिंदू मुस्लिम की राड़ करके वो बन गए, तो मोदी जी के वो एहसान मानते हैं। भाई बीजेपी का बड़ा एहसान मानते हैं, आरएसएस के भक्त है वो, तो वो क्या करेंगे? बनाया भी तो आप नहीं है, कि हमने नहीं बनाया, हमने नहीं बना, वो तो धोखा सब लोग खा जाते हैं, हम भी खा गए। मैंने खुद उसे वोट दिए, मैंने इस बार बीजेपी खुद दिए। भैया
बीजेपी को किस किसने दी, ईमानदारी से बताना भैया। सबने दिए, देखो आप बताओ, सब धोखा खा गए। तो ऐसा धोखा हो जाता है, ये सबके साथ हो सकता है। खालिस्तानी पाकिस्तानी बता रहे हो आपको। ऐसा है, वो तो कुछ भी बता सकते हैं, आतंकवादी बता सकते हैं, हमें खालिस्तानी पाकिस्तानी बताएंगे। देखो मोदी जी ने जो आज तक काम करा, नहीं पता था इनके बारे में। एक बार भाई साहब मैं खुद कह रहा हूँ धोखा हो गया। क्या हमें जब ही समझ जाना चाहिए था कि जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए, हिंदू मुस्लिम को अंग्रेज कभी नहीं बांट पाए। उन्होंने मतलब खूब अपनी ताकत लगाई, एड़ी चोटी का पसीना बहाया, लेकिन हिंदू मुस्लिम के इतने दिल नहीं फटे थे जितने बीजेपी ने फाड़ दिए। ठीक है, आरएसएस ने फाड़ दिए। आरएसएस को यहाँ तक पहुँचने में 70 साल लगे हैं। कोई आदमी कर रहा है 70 साल से तैयारी। हम तो बेचारे सीधे साधे अपना हल चला रहे हैं, हमें क्या पता क्या होने वाला हमारी गल। तो हमारे साथ हुआ बहुत बड़ा धोखा। किसान भाई गाँव में बैठे, उनको क्या संदेश है? देखो पहले तो मोदी जी को कहूँगा, मोदी जी आपने मतलब हिंदू मुस्लिम को बांटा, ठीक है। आपने सरकारी नौकरी वालों को, प्राइवेट नौकरी वालों को बांटा, ये भी ठीक है। बेटे से बाप पे गोली चलवाई, ये भी ठीक है। लेकिन आप कम से कम इतना तो मेहरबानी कर दो, किसानों को नकली तो मत बताओ। हम पे नकली का इल्जाम लगा रहे हैं, हमें खालिस्तानी बता रहे हैं। अरे जब ये कृषि प्रधान देश है तो क्या ऐसा हो सकता है कोई भी नेता अभिनेता मतलब बिना हमारी परमिशन के बन सकता है क्या? हमारी इजाजत के, हमारे सहयोग के बिना कोई बन सकता है? कोई भी होगा? आंदोलन को कैद कर दिया गया है, एक तरीके से तार वगैरह लगवा दिए गए हैं चारों दिशाओं में। इसमें कोई भी राजनीतिक चाल हो सकती है, हम पूरे तैयारी से हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम कोई हिंसा नहीं करेंगे, ये अहिंसा का देश है। यहाँ महावीर बुद्ध जैसे लोग पैदा हुए हैं, महात्मा बुद्ध और महावीर जैसे लोगों ने यहाँ जन्म लिया है। ये अहिंसावादी है, महात्मा गांधी यहीं से हैं। ठीक है, पूरी दुनिया को हमने अहिंसा का संदेश दिया, हम किसी प्रकार की हिंसा नहीं करेंगे। अन्य लोग आना चाह रहे हैं, उनको किस तरीके से संदेश देंगे, किस तरीके से आप आए यहाँ पे, क्योंकि सरकार रोक लगा रही है? नहीं, हम लोगों से कह रहे हैं बहुत ज्यादा मात्रा में ना आके यहाँ व्यवस्था खराब ना करें। हम ये कह रहे हैं, हम यहाँ सीमा पे हम अड़े हुए हैं। जिस प्रकार से देश की सीमा पे हमारा बेटा है, जवान है, इसी प्रकार से इस आंदोलन में यहाँ सीमा पे हम अड़े हुए हैं। दिल्ली की सीमा पे हम है और तुम गाँव में काम करो। ठीक है, किसान और जवान